नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और यहां पर 2024 में होने वाले लोक चुनाव का आगाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से करेंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिशन 2024 की पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली की तैयारी में प्रशासन और भाजपा के दिग्गज जुट गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर से ही चुनाव प्रचार का आगाज किया था। वहीं पीएम मोदी की जनसभा से पहले 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुलंदशहर के दौरे पर हैं और पीएम मोदी की जनसभा से पहले सीएम योगी का बुलंदशहर में कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण होना है। दो वीआईपी कार्यक्रम होने की वजह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। 25 जनवरी को हम सबके नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावित रैली जनपद बुलंदशहर में तय हुई है। उसी के निमित्त यहाँ ग्राउंड देखने अन्य सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, जिले के आला अधिकारी सब लोग आए। लगभग स्थान तय हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और पीएमओ को अवगत करा दिया जाएगा कि स्थान हमारे पास में उपयुक्त है और उसी दृष्टि से ये तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव सर पे है और 2014 का चुनाव जब हुआ था तो पहली जनसभा बुलंदशहर से हुई थी, यहीं से आगाज हुआ था और 2024 का आगाज भी बुलंदशहर से ही हो रहा है, तो परिणाम भी पहले से बेहतर आएंगे, ऐसा विश्वास है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस बलिया से एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव और 2 बार बलिया के जिलाध्यक्ष रहे राजीव उपाध्याय ने हार का साथ छोड़ दिया है। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। आपको बता दें, कांग्रेस द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने से आहत होकर राजीव उपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कभी सोनिया गांधी से भी काफी करीबी रहे राजीव उपाध्याय अब बीजेपी में शामिल होंगे। अच्छा नहीं आया, संपत्ति वोट नीरज जी को गया। उसके बाद विजय सिंह जो प्रभारी थे उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे प्रदेश में सेक्रेटरी बनाया। फिर निर्मल खत्री में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने नहीं दिया। तीसरी पीढ़ी हमारे बाबा पंडित गोरखनाथ उपाध्याय आजीवन पीसीसी रहे, पिताजी एआईसीसी रहे। लेकिन जो मंदिर का मुद्दा, जो कांग्रेस ने ये कहा कि जो है हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, इसका मुझे ठेस पहुंचा। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, गांव के लोगों ने हमारे पास आए, उन्होंने हमसे आग्रह किया कि आप बताएं जौन बाटे हमने का इतना दिन से कहता नहीं जाए कि आप आई। 2022 में नहीं हुआ, 2024 में आज आपसे वचन देने के लिए निश्चित रूप से ये उजियार का ये उपाध्याय परिवार लंबे समय से कांग्रेस परिवार से जुड़ा रहा, लेकिन जो इस मंदिर आंदोलन के जो असली ध्वजवाहक रहे माननीय अशोक सिंघल जी, यहाँ पे कई बार माननीय स्वर्गीय विनय उपाध्याय जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे, जो साईं बाबा के आश्रम से लेके और हर धार्मिक कार्यों में उनका स्नेह आशीर्वाद मिलता था और मुझे भी एक अपने छोटे भाई पुत्र की तरह मानते थे, हम लोग को भी उनका सानिध्य मिलता था। तो माननीय अशोक सिंघल जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध थे और इस उपाध्याय भवन में कई बार माननीय अशोक सिंघल जी ने यहाँ पे विश्राम किया है और आज उन्हीं की लड़ाई। यूपी में बीजेपी का दीवार लेखन अभियान चल रहा है। इसी क्रम में ऊर्जा व नगर विकास कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने दीवार लेखन का काम किया। उन्होंने भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया और उसके नीचे नारा लिखा, फिर एक बार मोदी सरकार। इस बार भाजपा 400 पार। एके शर्मा ने कहा, इस अभियान को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह ही सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। एक बार फिर से मोदी सरकार। इस मौके पर हमारे साथ ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं एक बार फिर से मोदी सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, हमारे महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हम सभी और मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो जन भावनाएँ हैं, जो देश की जनता ने जो ठाना है, वो ये है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है और उसको लाना है। उस भावना को हम लोग प्रतिबिंबित करने के लिए दीवार पे उसका चित्रण कर रहे हैं। ये हमारी आपकी भावनाएं तो ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा देश के सभी एक एक व्यक्ति के मन की भावनाएं हैं, जिसको हम लोगों ने दीवार पे लिखा है।
सर बीजेपी 400 पार का मुहिम चला रही है, बिल्कुल। किस तरह से? बिल्कुल बीजेपी 400 पार, अब की बार 400 पार का जो नारा है वो फिर से एक बार मैं यही कहूँगा कि ये जनता के मन की भावनाएं हैं, जनता के मन की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें पाएगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हर गांव-गांव चलने की क्या बात है? तो ये थे हमारे साथ मंत्री ए.के. शर्मा जी। इनका कहना है कि हर बार मोदी सरकार और मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए ये वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से सांसद मेनका संजय गांधी ने उत्तर रेलवे के मध्य रेल प्रबंधक सचिंदर मोहन शर्मा को 22 जनवरी को अयोध्या धाम में हो रहे रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पत्र लिखा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने यह जानकारी दी है। सांसद ने 16 जनवरी को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से महान साधु संत का आगमन सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर होना है, जिसको लेकर सांसद ने रेलवे के DRM को साधु संतों का रेलवे स्टेशन पर बेहतर तरीके से स्वागत सत्कार करने हेतु रेल स्टेशन परिसर में विभिन्न प्रकार की तैयारियों को लेकर करने को कहा है। खबर महराजगंज से है। महराजगंज के पनियारा नगर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी को वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। खबर औरैया से है। औरैया के बिजनौर तहसील क्षेत्र में राज्यसभा महिला सांसद गीता साक्य ने मंदिर की साफ सफाई की और गरीबों को कंबल बांटे। इस मौके पर गीता साक्य ने विपक्ष के राम मंदिर और रामलला को लेकर बयानबाजी को लेकर दिए बयानों पर पलटवार भी किया। राम पुरुषोत्तम राम के नगरी में आ रहे हैं और जिस तरीके से अयोध्या में क्योंकि इतनी भीड़ होगी तो पूरे दुनिया के लोग वहां नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम सब लोगों ने कहा कि 15 यानी मकर संक्रांति के पावन पर्व से लेके और 22 तारीख तक देश में जितने भी मंदिर हैं सभी हम लोग स्वच्छता के तौर पर स्वच्छ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और 22 तारीख के दिन हम सभी लोग अलग अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने स्थानों पर जहां मंदिर हैं वहां उनकी पूजा अर्चना करके अयोध्या में कांग्रेस के झंडे और उनके नेताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर कांग्रेस कार्यालय में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बता दें कांग्रेसी नेता सोमवार को अयोध्या के दौरे पर गए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने राम मंदिर के बाहर कांग्रेस का झंडा तोड़ते देखा गया। इस दौरे में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी कांग्रेस प्रभारी अमरनाथ पांडे, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेता शामिल रहे थे। कांग्रेस के ध्वजवाहक के साथ अयोध्या में अभद्रता होने की वजह से आज कांग्रेस की पार्टी कार्यालय में यहाँ पर गांधी प्रतिमा पे बैठकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ पर राम धुन गाकर उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का विरोध कर रहे हैं और क्या वजह है इसका? आज हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग पूरे कांग्रेस जन एकत्र होकर के भगवान राम के दर्शन करने, क्योंकि मकर संक्रांति एक ऐसी खरवास के बाद एक शुभ दिन की प्रारंभ और मकर संक्रांति का बहुत शुभ मुहूर्त के अवसर पर हम लोग भगवान राम, सभी लोग हम लोग भगवान राम के मानने वाले, और हम लोग वहाँ पर जा कर के ये सरयू नदी में स्नान करके और उसके बाद हनुमानगढ़ी जा करके और फिर भगवान राम के दर्शन करने का प्रोग्राम सभी कांग्रेस साथियों के साथ वही हम लोग गीत गा करके उनको सद्बुद्धि दी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं गांधी जी के चरणों में बैठ के कि भगवान ईश्वर, भगवान राम जो आपके भक्त बनते हैं उनको बुद्धि दीजिए, सबके माता पिता, सबके पार्टी के लोगों का, सबके झंडे का सम्मान कीजिए। अपनी बात जरूर कहिए लेकिन सभी का सम्मान करिए। जो हमारे तिवारी जी के साथ घटना घटी है
इसके लिए उनको प्रायश्चित करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। यही हमारी लोगों की मांग है और यही लोगों की हमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, इनका कहना है कि किसी भी तरह से जो भी यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजवाहक के साथ दुर्व्यवहार किया गया वो किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी को सद्बुद्धि आए, इसी को लेकर यहाँ पर रामधुन गा रहे हैं कि सबको सम्मति दे भगवान, बीजेपी को सद्बुद्धि दे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के थाना लोधा में बजरंग दल के पदाधिकारियों ने एक गुमशुदा लड़की के मामले में हो रही कार्रवाई को लेकर बात के इस दौरान थाना प्रभारी और बजरंग दल के पदाधिकारियों के बीच में जमकर नोकझोंक शुरू हो गई। इस बीच थाना प्रभारी ने बजरंग दल के पदाधिकारियों को कहा कि तुम औकात मत भूल जाना, जिस पर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करते हुए थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इससे पूर्व में 3-4 मुकदमे हो चुके हैं जिसमें मैंने कार्रवाई की मांग करी थी, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना ही कोई कार्रवाई हो रही थी और आश्वासन ही मिल रहा था मुझे। एक पहला मामला था जिसमें एक महिला को अगवा कर लिया था, लेकिन उसमें कोई भी अभी तक कोई ना तो सूचना है, ना कोई अगवा में उनकी वापसी आई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक कुल मिला के। और मैंने एक मामला रात का था। अयोध्या में होने वाले रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। जगह जगह विभिन्न तरह के आयोजन एवं तैयारियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में महाराजगंज जिले में रहने वाली मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी खासा उत्साह देखा जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिलाओं ने जनपद के नौतनवा कस्बे में मौजूद विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर वहां की साफ सफाई की और लोगों को 22 जनवरी के दिन दीप जलाकर उसे जश्न के साथ मनाने की अपील की। 22 जनवरी को जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, तो उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि प्रत्येक मंदिरों की सफाई हो और अपने घरों की साफ़ सफाई हम लोग करें और अपने घरों में दिए जलाएं। तो इसको लेकर के हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं और हर समुदाय के लोग इसको लेके उत्साहित हैं। हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं भी हैं और हम लोग एक मोटिवेशनल कह लीजिए कि हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, मंदिर मंदिर में जा कर के हम लोग सफाई कर रहे हैं और सबको ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम रामलला की प्रतिष्ठा के दिन में हम दिवाली मनाएंगे, अपने घरों की भी साफ़ सफाई करेंगे और दिए से प्रज्वलित करेंगे अपने घरों को। यही लेकर के हम लोग आज पूरे नौतनवा नगर में मंदिर मंदिर में घूम रहे हैं। और खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर के लोधीपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने 12 करोड़ की लागत से बने 106 मीटर लंबाई के नवीन सेतु का लोकार्पण किया। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शामिल रहे, जहां मंत्रियों ने लोकार्पण के बाद पुल पर चलकर देखा। आपको बता दें कि लोधीपुर इस पुल के निर्माण से लोगों को जाम से दिक्कत से काफी सहूलियत मिलने वाली है। खबर औरैया से। औरैया पुलिस ने 22 तारीख को होने वाली अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुरानी नुमाइश मैदान में मॉक ड्रिल किया। इस मॉक ड्रिल अभ्यास में जिले की पुलिस के साथ साथ सभी थानों के एसएचओ के साथ साथ अन्य पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। वही पुलिस द्वारा जहां 22 तारीख को होने वाली अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एवं अन्य त्योहार को लेकर पुलिस द्वारा औरैया सदर के नुमाइश मैदान में कराया गया मॉक ड्रिल। औरैया जनपद में थाना कोतवाली का एक मिश्रित क्षेत्र है, मुर्शिदाबादी का। ये नुमाइश मैदान है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और आसपास जो मुर्शिदाबादी भी है। हमेशा 26 जनवरी से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत और अन्य त्योहारों की प्रिपरेशन में दंगा नियंत्रण ड्रिल का लगातार रिहर्सल कराया जाता है। इस दौरान एक तरफ तो हमारे जितने जवान हैं, हमारे एसएचओ हैं, सिविल जो पुलिस के लोग हैं और जो हमारे पास पीएसी उपलब्ध है, सबकी एक तरफ से तो प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो शस्त्र हैं उनकी ऑयलिंग वगैरह भी की जाती है, खोलने जोड़ने की कार्रवाई सभी को सिखाई जाती है। तो शस्त्र हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जनपद में किसी प्रकार का कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी तक नहीं है, लेकिन आगामी रिपब्लिक डे के दृष्टिगत
और प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है और जिसको पूरा देश जो है एक त्यौहार की तरह मना रहा है, तो इसको भी हम एक त्यौहार के रूप में अग्रिम त्यौहार की तैयारी के लिए अपने फोर्स को मोटिवेट करके, ट्रेन करके अपने शस्त्रों को अप टू डेट करने के लिए ये प्रैक्टिस की गई और एक ऐसी जगह पे की गई है जहाँ से एक अच्छा संदेश भी जाए कि पुलिस हर परिस्थिति को हैंडल करने के लिए तैयार है। खबर बागपत से है। बागपत पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 5 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शहर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निवाड़ा चौकी के समीप चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस ने 5 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर इनकी निशानदेही पर अलग अलग स्थान से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आज दिनांक 17/1/24 को थाना बागपत पुलिस द्वारा 5 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, तमंचे व चाकू की बरामदगी की गई है। व्यापक पूछताछ की जा रही है और भी बाइक मिलने की संभावना है और भी चोरों का पता चला है, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग यहाँ से बाइक चुराकर हरियाणा, दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में उसका समायोजन करते थे। खबर बिजनौर से। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बगदाद अंसार में 36 वर्षीय युवक के सिर पर धार हथियार से मारकर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के 100 की जांच पड़ताल की, साथ ही मृतक के परिजनों से जानकारी हासिल की। उधर मृतक के परिजनों ने गांव निवासी अनीस आदि पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिर मैंने सोचा जेल पेल से छुटकर पुलिस वाला बोला भाई से परदेश निकाल दो, यहाँ दुश्मन आगे से कुछ फायदा नहीं। मैंने ऐसे परदेश भेज दिया, जो अपना वहाँ कर खा रहा था। जब भी कभी आवा था महीना 2 महीना में 4 महीना में अपना यो मैं बोली बेटा इसका डंडा उंडा लियो फिर आता है। बोला बेटा अपनी हिफाजत तू दुनिया का अरे नाम मैं जब पीछे भी घेर लिया था। 4-5 दिन के बाद तमंचा भी था। मैंने जब भी मेरे पास बंसी थी तो मैं भाग निकला था। इन्होंने जब गया तो बेचारा भाग निकल गया था। मैं इसलिए अपना हाथ में डंडा में अकेला फूंक सा था आदमी। मुझे 4 घेर लगे तो मुझे कुछ भी नहीं, क्या करूँगा मैं। कितने कुमार सोनकर क्षेत्राधिकारी चांदपुर अवगत कराना है कि एक वीडियो संज्ञान में आया है जो मुजफ्फरपुर खादर थाना चांदपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। जो भी व्यक्ति इस वीडियो में है उनकी पहचान करके विधिक कार्रवाई हेतु प्रभारी निरीक्षक चांदपुर को निर्देशित किया गया है। किसी की से रंजिश थी आपके भाई की? हाँ, उधर बोरा उनके लड़कों से बोरे सर से लड़के से नहीं बता रहे उनके खानदान वाले। आपको कैसे जानकारी मिली? सांस चली थी जब? किस समय घटना है? अभी 1 घंटे में। गोरखपुर के जिला अस्पताल के रियलिटी चेकअप में कई खामियां सामने आई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बातचीत के दौरान वहां की कमियां उजागर हुई। यहां के वार्डों में रूम हीटर नहीं जलते पाए गए। वार्ड में भर्ती मरीज और उनके तीमारदारों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा था कि इलाज तो कुल मिलाकर ठीक ठाक है, लेकिन जिन व्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं वो यहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजन ठाकुर का कहना था कि अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। शासन की तरफ से मरीज के लिए हीटर और गर्म पानी उपलब्ध कराए गए हैं। कंबल भी सभी मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 4x7 के लिए चालू कर दिया गया है। उसमें सारी व्यवस्थाएं रख दी गई हैं। हीटर के अलावा उसमें तकिया और गिलाफ और कंबल सारी चीज़ें दी गई हैं। जो भी मरीज इस तरह के आते हैं उनको कृपया अपना आधार कार्ड देते हुए वहाँ पर उनको आवंटित कर दिया जा रहा है और इसकी चाबी हमारे इमरजेंसी डॉक्टर को पास रखी गई है। कभी कभी कोई मरीज ऐसे भी आते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तब भी हम उनको कर देते हैं उनके विश्वास पे, क्योंकि मरीज देख के ही लग जाता है। और दूसरा, हर वार्ड की बात आप कर रहे थे, हर वार्ड में पर्याप्त कंबल, हीटर और गर्म पानी की व्यवस्था मैंने की है। गर्म पानी की व्यवस्था है? कुछ नहीं। कंबल मिला आपको? 1 कंबल का मिला। क्या दिक्कत है आपको? सांस फूला, पीठ में दर्द है, घबराहट है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार? नींद नहीं आ रही है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यहाँ व्यवस्था सही है नहीं? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार लावे। अधिकारी बता रहे हैं हीटर लगा हुआ है, देख लीजिए कहीं लगा है, कट लगा है। अधिकारियों ने कहा कि कल निरीक्षण किया, उन्होंने कहा कि सब जगह हीटर लगे हैं। नहीं, देख लीजिए कट लगा है। आपको मिल जाएगा गर्म पानी या हीटर लगा ना? क्या कहना चाहें? चाहिए ना हमको। क्या दिक्कत है आपको?
अस्थमा है, सांस फूल रहा है, बीमारी, पीठ में दर्द है, घबराहट है, नींद नहीं आ रही है। हीटर कह रहे लगा हुआ है वार्ड में, हीटर लगा है गर्म? और ना बाबू हीटर कहूँ तपलित कैसे बला, हीटर कहाँ लगा, कहाँ हीटर लगा? गर्म पानी की व्यवस्था कह रहे हैं, मिल गर्म पानी भी नहीं, कुछ सरकार ने तो व्यवस्था कराई है, हंड पाइप से भर के ले आकर पिघल खाई जा। कौन आपके साथ है यहाँ पे? अब साथ में कहाँ हुआ औरत ही है। वो कहाँ रहती है? रात में कहाँ सोती है? यहीं। अच्छा, यहाँ रहन बसेरा है, रहने के लिए जो मरीज के साथ आते हैं, जानकारी है आपको? नहीं बाबू, कोई जानकारी नहीं। कोई बताया नहीं यहाँ का? नहीं केहू नहीं बल्ला से। सरकार से क्या कहना चाहते हैं व्यवस्था को लेके? वैसे व्यवस्था चाहिए हमन के न, जैसे पब्लिक इतना बात व्यवस्था चाहिए हर एक सामान। जमीन पर सोते हैं, बगल में रहन बसेरा है आप लोगों के लिए। अरे तो यहाँ पर मरीज छोड़ के वहाँ कैसे वहाँ पर जाएंगे? अच्छा, इसकी जानकारी है आपको? वहाँ नहीं कोई बताया नहीं, हमारा महेवा घर है, लेकिन हमें तभी भी नहीं जानकारी है। अच्छा, क्या कहना चाहती है सरकार से? कहना चाहते हैं कि जैसे सरकारी है वैसा सब कुछ का सुविधा चाहिए ना, इसमें सब कुछ का व्यवस्था करना चाहिए। जब सरकारी है तो डॉक्टर देखने नहीं, आज नहीं आए हैं, हम लोग अगोर रहे हैं। हम सोचे हैं कि जब नहीं निक हो रहा है तो हम लोग ले जा रहे हैं प्राइवेट में, निकाल दें हमको। सोनभद्र पुलिस मुख्यालय पर इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग की गई, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में होने वाले लोकसभा चुनाव की सुरक्षा को दृष्टि को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी चुनाव के संबंध में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव 24 को शांतिपूर्ण परिवेश में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। खबर महोबा से। महोबा में बीते दिनों ताबड़तोड़ हुई फायरिंग के मामले पुलिस ने खुलासा कर दिया है, क्योंकि यहां पर लगातार ये मामला चर्चा में आ रहा था, क्योंकि महोबा में जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी उसको लेकर भी यहां पर लगातार चर्चाएं चल रही थी। और यहां पर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला ने अपने भतीजे के दुश्मनों को फंसाने के लिए फायरिंग की थी, पूरी साजिश रची थी। कुछ दिन पहले सनसनीखेज गोलीकांड का एक वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हुए थे। इस पूरे गोलीकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। धारा 307, 504 व 506 दी गई तहरीर के अनुसार पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादनी द्वारा बताया गया था कि पूर्व की किसी रंजिश को लेते हुए कुछ लोगों ने उनके दरवाजे पर आकर इस फायरिंग इंसिडेंट को कारित किया है। यह अत्यंत ही गंभीर एक प्रकरण हमारे सामने आया था, जिसमें कई टीमों का गठन किया गया था। लगातार इसमें सुराग रसी पता रसी करी जा रही थी। सीसीटीवी, सीडीआर व अन्य साइंटिफिक साक्ष्यों के आधार पर गठित टीम द्वारा इस घटना का आज खुलासा किया गया है, जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो वादिनी है उनका बेटा राज तिवारी, उसका कोई विवाद कुछ लोगों के साथ था, जिसमें पूर्व में भी उसके द्वारा एक एफआईआर कराई गई थी। वह इन्हीं लोगों से और बदला लेने के लिए उसने एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को स्वयं ही अंजाम दिया था, जिसमें उसकी बुआ जो कि छतरपुर में रहने वाली है, उसने उसका पूरा साथ दिया था। और ये इसके अंतर्गत टोटल 8 लोग सामने आए हैं। खबर हमीरपुर से। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही परिजनों ने युवक का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे से झूलता देखा तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही आत्महत्या करने के कारणों को जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसको हमें खबर मिला कि फांसी लगा लिया। अब फांसी लगाने पे हम जब आ पाए तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि फांसी है। हमको ऐसा प्रतीत होता है मौके का सीन देखने से कि इसको मार करके टांगा। क्या चाहते हैं आप? फैसला चाहते हैं, इसमें सही जांच हो और जांच के आधार पे जो उसका निकले सही हो वो निष्पक्ष जांच हो इसकी। मऊ के सिकटिया इलाके में स्थित साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी में छात्र छात्राओं ने कोल्ड क्रीम बनाकर जनपद का नाम रोशन किया है। इस दौरान साइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के डायरेक्टर अखिलेश राय ने मीडिया कर्मियों से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। साथ ही कहा कॉलेज की छात्र छात्राओं ने 40 ग्राम कोल्ड क्रीम बनाया है और पूरे मंडल पहली बार किसी फार्मेसी कॉलेज की छात्र छात्राओं ने ऐसी क्रीम बनाई है।
इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो इसी को ये बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स ही करते हैं उसको, और बी फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं ये टेक्निकल होते हैं जी। ये कभी भी इनका अनयूटिलाइजेशन नहीं होता है। ये जाएंगे और कंपनी में इनको जाना रहता है, वहाँ पे ये मेडिकल लाइन में जाते हैं और वहाँ पे कंपनी में ये अपने हाथ से प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो हम उसका यहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको प्रॉब्लम ना हो। और खासकर एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि लोग ज़्यादातर BA और MA की तरफ भागते हैं, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप टेक्निकल कोर्स करिए। बी फार्मा करेंगे तो आप कभी फ्री कम से कम आपके यूटिलाइज रहेंगे। बी करके यम करेंगे और यम करके PhD कर लेंगे तो आपका एक स्टैंडर्ड रहेगा और हमेशा आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो सक्सेस रहेंगे। न कि हम BA और MA करके और जो हमको जो सम्मान नहीं मिल रहा है वो सम्मान हमें बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद मिलेगा। ठीक है। इसमें हमने बहुत सी तरह के इंग्रेडिएंट यूज किया है सर, जैसे कि बी वैक्स, लिक्विड पैराफिन, बोरेक्स, मिथाइल पैराफिन एंड द परफ्यूम। सिटी का नाम रोशन किया आप लोगों ने। यस सर। कैसा लग रहा है सर? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कोल्ड क्रीम आज तक हम लोग सिर्फ लगा रहे थे, आज साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी की मदद से आज हम उसको बना भी पाए हैं। साइड इफेक्ट सर इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है सर। इसमें जो हमने कोल्ड क्रीम आज बनाई है ये हमें हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की तरह हम यूज़ करते हैं। ये हमारी स्किन को एक सॉफ्टनिंग देती है और इसको हम लोग कॉस्मेटिक्स को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब अभी तक हम लोग इसको मार्केट में ही अभी मतलब अप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हमें इसे प्रिपेयर करने को भी मिला है। तो आगे इसको आपको बना के बाजार में बेचेंगे या मार्केट? सर नहीं तो बच्चों को प्रैक्टिकल सर, अभी तो जस्ट हम प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल है। अभी आगे सर हो सकता है प्रोग्रेस इसका हो सकता है, बट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी इज द बेस्ट कॉलेज। इस्तेमाल किया आप लोगों ने? यस सर, दिस इज वेरी मॉइस्चराइजर एंड दिस वाटर इन ऑल टाइप इमल्सन एंड दिस प्रिपेयर वेरी सॉफ्टनेस एंड बोरिक। इसमें हम लोग इंग्रेडिएंट यूज किए बोरिक एसिड, लिक्विड पैराफिन एंड प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम यूज किया। परफ्यूम इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें अच्छी स्मेल है। सर दिस इज अ वेरी परफेक्ट क्रीम। मिर्जापुर के बड़े बगीचा शिवपुरी गांव में काफ़ी दिनों से सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। वहीं इस जल जमाव पर किसी भी अधिकारी की निगाह नहीं पड़ती दिख रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। जल भराव के चलते ग्रामीण बहुत परेशान हो रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा है, घरों में घुसने की संभावना भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। बाहर सब खेलते हैं तो वो लोग खेल नहीं पाते हैं और बहुत दिक्कत हो रहा है। घरों में पानी जा रहा है तो लैट्रिन बाथरूम का पानी सब घर में घुस जा रहा है। कितने दिनों से है इसमें? अरे ये महीना धीरे धीरे 10-15-20 रोज हो गया, महीना भर का ही बगीचा में। बड़ा इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम बड़ा बगीचा विंध्याचल। इसकी कोई मतलब कोई बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा? नहीं, प्रधान भी आते जाते देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो गाँव वाले कहें बोले भी तो कुछ करने। तो इससे क्या परेशानी है आप लोग? आने जाने में लंगड़ आदमी हो, असुविधा हो रहा है। ये कितने दिन पहले बना था ये? अरे अभी तो 5-6 दिन पहले समझ लो, 1 हफ्ता। मतलब ये पानी परमानेंट पड़ा ही है? हाँ परमानेंट। उसके पहले तो सूख जाता था। उसका उपाय क्या है? अब इसका उपाय अब यही सब देखें क्या करेगी बात। कितने लोग इस रास्ते से आते? खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में शीतलहर के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते लगातार लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिसका प्रभाव सीधे लोगों पर दिनचर्या पर पड़ता नजर आ रहा है। वही जानकारों की माने कि आने वाले दिनों में भी सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। शीतलहर और कोहरे की कहर ने लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं काम से निकलने वाले राहगीर और दुकानदार कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहा है। वहीं कड़ाके की ठंड में नगर निगम प्रयागराज के अलाव और रैन बसेरी की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। सामना करना पड़ रहा है। ठंड तो सर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि ये इस समय लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। हम लोग मजदूर लेवल के आदमी हैं, हम लोगों को काम करने में बहुत दिक्कत है, काम पे नहीं जा पा रहे हैं। ठंड में पानी का काम हम लोग करना है, इसलिए काम नहीं कर पाते हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था दे रहे हैं? आला अधिकारी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आम आदमी के लिए किसी भी चौराहे में कोई तरीके से कोई व्यवस्था नगर निगम नहीं कर रही है। हम लोग अपने से देख लीजिए कि रोड की लकड़ियाँ बटोर के जला रहे हैं तापने के लिए, ना तो काम पे जा पा रहे हैं ना घर की कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं। करमवीर कुशवाहा मुट्ठी। जो
को इतने दिन से इधर पिछले कई दिनों से ठंड पड़ रही है, तो किस तरीके की आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें एक सर, हम लोग सुबह काम करने निकलते हैं, वो गाड़ी चलाने में इतनी ठंड होती है, हाथ गलने लगते हैं, पैर गलने लगते हैं। और फिर भी है कि बच्चों को पालने हैं, घर चलाना है, तो अपना काम करना पड़ता है, मजबूरी है। तो अभी आप यहाँ पे हाथ ताप रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? तो अभी सर हम लोग स्विगी जोमेटो में काम करते हैं, प्राइवेट वर्क है हम लोगों का। तो हम लोग सारा मौसम झेलते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, इतनी मेहनत करके अपने बाल बच्चों, हाँ ठंड की वजह से दिक्कत बहुत हो रही सर। और इस दिक्कत में जहाँ कहीं भी आग दिखता है तो हाथ गर्म कर लेते हैं, सेक लेते हैं, इससे थोड़ा राहत हो जाती है। नाम बता दीजिए। नाम हमारा सुनील कुमार गौतम है, मैं जोमेटो स्विगी। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानी हो रही ठंड की वजह से? सर ठंड तो बहुत पड़ रही है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है हमको, हमारी दुकान है, अब किस तरह से उठने का काम करना पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई तरफ से हलवा लकड़ी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ये हम लोग पेड़ के गिरे हुए लकड़ी को इकट्ठा करके जला के ताप रहे हैं। नाम बता। राकेश कुमार यादव। तो अभी के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।